एक इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? एक मजबूत नींव, ब्रिक्स और उन्हें बांधने के लिए सीमेंट, राइट? पर अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी इमारतें हैं जो ऊपर से नीचे बनती हैं, जिन्हें बनाने के लिए जोड़ना नहीं तोड़ना पड़ता है, और वो सेंचुरी से खड़ी हैं, तो आप क्या कहेंगे? आपका स्वागत है भारत के स्टनिंग मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स की दुनिया में। इमारतें जो बनी है एक सिंगल रॉक से। चलिए चलते हैं तमिलनाडु के समुद्री तट पर, जहां है महाबलीपुरम के यूनिक रॉक कट स्ट्रक्चर्स। यहां है शोर टेम्पल, जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। उसके पश्चिम में है अर्जुनास पेनिन्स और दक्षिण की ओर स्थित है शानदार मोनोलिथिक रथ, जो हमें यहां ले आए। माना जाता है कि एक समय था जब यहाँ के मंदिरों को इतनी नजाकत से तराशा गया था कि देवराज इंद्र इनसे जलने लगे और उन्होंने इस शहर को एक तूफान में तबाह कर दिया। कहते हैं महाबलीपुरम के 7 पगोडाज में से सिर्फ ये शोर टेम्पल ही है जो भगवान इंद्र के क्रोध से बच पाया। महाबलीपुरम is unique in Indian architecture. महाबलीपुरम कई कारणों से इंडियन आर्किटेक्चर के लिए एक अनोखी जगह है। Look at. We have 4 forms. रॉक आर्किटेक्चर के 4 फॉर्म्स हैं। पहला है कट-इन आर्किटेक्चर, दूसरा कटआउट आर्किटेक्चर, तीसरा स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर और चौथा है बास रिलीफ आर्किटेक्चर। जहां तक मैं जानता हूं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी 1 किलोमीटर के दायरे में ये चारों आर्किटेक्चर एक साथ नहीं मिलेंगे। इससे पहले के मंदिरों में पहले से मौजूद गुफाओं को तराशा जाता था, लेकिन महाबलीपुरम में इन मंदिरों के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ सिर्फ एक चट्टान से, जिसको काट कर न सिर्फ गुफाएं बनाई गईं, बल्कि एलैबोरेट मंदिर भी बनाए। The concept of making monolithic shrines. मोनोलिथिक श्राइन्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडिया में पल्लव राजाओं ने शुरू किया। महेंद्र वर्मन ने मंडप यानी गुफाएं बनाई। उनके वारिस नरसिम्हा वर्मन ने ये मोनोलिथिक मंदिर बनाए, जिन्हें रथों के नाम से भी जाना जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये 5 रथ एक ही ग्रेनाइट की चट्टान को काट कर बनाए गए थे। ये चट्टान एक ढलान पर स्थित है, जो दक्षिण से उत्तर की दिशा में ढलती है। इसीलिए धर्मराज रथ, जो दक्षिण की ओर स्थित है, सबसे ऊंचा है, और द्रौपदी रथ, जो उत्तर की दिशा में है, सबसे छोटा है। क्योंकि यहाँ 5 रथ थे, इनके नाम महाभारत के प्रमुख किरदार पांडवों के नाम पर रखे गए। धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव और द्रौपदी। Those embellishment or architectural excavations. वो एक्सकेवेशंस जो महाबलीपुरम में किए गए, वो 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुए थे। उस समय महाभारत तमिलनाडु में बहुत ही फेमस था। यही कारण है कि उसके हीरोज के नाम यहाँ से जोड़े गए। ये वो काल था ईसा की
जन्म के दूसरी तीसरी सदी के आसपास से लेकर 5वीं 6वीं तक, जब लकड़ी का आर्किटेक्चर पत्थर के आर्किटेक्चर की तरफ जा रहा था, तो शुरू में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं जो खासकर महाबलीपुरम में दिखते हैं। यदि आप देखें तो द्रौपदी का रथ देखें या शुरू के कुछ रथ देखें नकुल सहदेव वाले, जिनमें आपको छप्पर भी जैसा छत जो है वो छप्पर की शक्ल में नजर आती है, जिसको बाद में उल्टा विमान कहीं आप देखते हैं। जब तक आप धर्मराज के रथ तक पहुंचते हैं तो आपको इस अर्लीस्ट स्टेज ऑफ स्टोन आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन का वो हिस्सा देखने को मिलता है जहां एक सोफिस्टिकेशन, एक रिफाइनमेंट भी आपको देखने को मिलता है। असल में इन्हें मंदिर भी नहीं कहा जा सकता। आर्किटेक्ट्स ने बनाना तो मंदिर ही चाहा होगा, पर मंदिर की स्थापना यहाँ कभी नहीं हो सकी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स कभी कंप्लीट ही नहीं हुए। मूर्ति पत्थर की तब तक निर्जीव रहती है जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा न हो, तभी उसकी अर्चना पूजा अर्चना होती है। मंदिर दूषित हो जाए, मूर्ति खंडित हो जाए तो देवालय नहीं रहता। मगर देवालय शब्द का अर्थ है देवता का रहने का घर। तो मुझे लगता है कि ये इनकी कल्पना मंदिर के रूप में कभी की नहीं गई थी, मगर जो बाद में मंदिर बने उत्कृष्ट दक्षिण भारत में, वो आखिर घरों से ही तो प्रेरणा उन्होंने ली थी। आम आदमी का घर साधारण छोटे पैमाने का होता था, देवता का घर भव्य होता था, जिसके सैकड़ों मीटर ऊंचे गोपुरम होते थे, उनके बड़े बड़े विमान होते थे। इन इमारतों को तराशने में सबसे बड़ा अकम्प्लिशमेंट ये था कि हर छोटी बड़ी डिटेल पहले से प्लान की जाती होगी, लाइक अ ब्लूप्रिंट। प्रिसिशन और स्किल की इतनी जरूरत कि एक गलत हरकत और सारी मेहनत मिट्टी में। इस तरह की प्रिसिशन और स्किल का एक अहम नमूना है ये बास रिलीफ। बास रिलीफ होते हैं ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स जिनके ऊपर 3 डायमेंशनल आकृतियां तराशी गई हों। दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर बास रिलीफ है महाबलीपुरम का ये अर्जुनास पेनेंस। बास रिलीफ जितना भी होता है वो आमतौर पर बड़ा कठिन काम माना जाता है, क्योंकि मूर्ति तो आप एक तराश के अलग बना लेते हैं। बास रिलीफ में बहुत सारी आकृतियां हैं जिनको आपको एक साथ रखना होता है, संतुलित करना पड़ता है स्पेस को, फॉर्म के साथ, प्रोपोर्शंस को, और ज़रा सी गलती आपके लिए भारी साबित हो सकती है। बहुत बड़ा चट्टान है जिसमें बीच में एक दरार है, और कोई व्यक्ति होता तो उसे लगता कि ये तो इस चट्टान का एक दोष है, मगर जिस कलाकार ने इस पर काम किया है उसने इस दरार का उपयोग इतना बखूबी किया है कि स्वर्ग से उतरती गंगा के रूप में जब बारिश होती है तो इस पतली सकरी नाली से पानी बहकर नीचे आता है और लगता है कि अर्जुन की तपस्या भगीरथ की तपस्या की याद दिला रही है जो गंगा को उतार कर लाई। The whole creation, सारी सृष्टि को अर्जुना पेनेंस में दर्शाया गया है। अगर आप ध्यान से अर्जुना पेनेंस को देखें तो वहाँ एक मंदिर और गुरुओं की 3 पंक्तियां दिखाई देती हैं। एक गुरु सबसे ऊपर, दूसरा बीच में और तीसरा सबसे नीचे बनाए गए हैं। और एक साधु वहाँ खड़े दिखाई देते हैं। ये साधु शायद तपस्या करते अर्जुन हैं या फिर भागीरथ भी हो सकते हैं। साथ में यहाँ एक बिल्ली भी तपस्या करती दिखाई गई है जिसके आसपास चूहे हैं। शायद ये कलाकार की शरारत थी। महाबलीपुरम में पल्लव राजाओं ने चट्टानों से वास्तुकला की हर तकनीक का इस्तेमाल किया। शायद इसी पहल ने हिंदुस्तान की निराली वास्तुकला को प्रेरित किया। ये जो फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू एक्सक्यूशन सफलता है कलाकारों की पत्थर पे काम करने की, वो यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ गुफाओं का उत्कृष्टतम प्रतिरूप रथों में देखने को मिलता है। यहाँ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर चिनाई करके जो मंदिर बनता है वो शोर टेम्पल में देखने को मिलता है, और गंगावतरण में हमको स्थापत्य देखने को मिलता है। तो ये मुझे लगता है कि पल्लव शासनकाल में 7वीं शताब्दी से लेकर 300-400 साल तक ये अनवरत यहाँ चलता रहा, और इसका फिर शिखर क्लाइमैक्स देखने को मिलता है हमें एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल में। नेचर से सेंचुरीज तक स्ट्रगल के बावजूद महाबलीपुरम की ग्रेटनेस आज तक बरकरार है। बंगाल की खाड़ी की तेज हवाओं के साथ साथ इस शहर ने 2-2 सुनामियों का भी निडर होकर सामना किया है।
ये रथ आज तक यहाँ शान से खड़े हैं और शायद आज भी देवराज इंद्र कहीं ना कहीं इससे जलते होंगे। महाबलीपुरम वक्त में तराशा गया वो चमत्कार है जो कभी मिट नहीं सकता, लेकिन इससे भी बड़ा एक चमत्कार है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जो इंडिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, जहां इंसान ने पत्थरों में भी मानो जान फूंक दी हो। सैकड़ों मूर्तिकार, भगवान शिव और इस ज्वालामुखी की चट्टान में क्या कॉमन हो सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लगभग 100 साल पहले बने महाबलीपुरम से इंस्पायर होकर यहाँ स्थित चट्टानों को आकार दिया गया एक विशाल शिव मंदिर का, जो न सिर्फ भारत का सबसे विशाल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, बल्कि विश्व के रॉक कट स्ट्रक्चर्स में सबसे सार्थक भी है। ये है महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर। यहाँ के आर्किटेक्ट्स की कोशिश थी महादेव के घर कैलाश को रेप्लिकेट करने की। सैकड़ों मूर्तिकारों को 15 साल लगे और करीब 2 लाख टन से भी ज्यादा पत्थर खोदने के बाद उन्होंने इस नामुमकिन से काम को पूरा किया और नतीजा ये अ मैन मेड वंडर। जो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो बड़ी बचकानी है। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ आदमी बना सकता है क्या? क्योंकि एक तो सवाल पैमाने का है, देयर इज़ अ स्केल जो बिल्कुल स्टैगरिंग है, माइंड बॉगलिंग है। आप चकित रह जाते हैं, विस्मित रह जाते हैं कि इतनी बड़ी चट्टान को तराश के ऐसा क्या अखंड देवालय बना है। The execution part, महाबलीपुरम इसे बनाने के तरीकों में महाबलीपुरम और कैलाशनाथ बिल्कुल अलग हैं। एलोरा के कैलाशनाथ टेम्पल में पहले चट्टान को अलग से निकाला गया, ऐसा महाबलीपुरम में नहीं हुआ क्योंकि कोई बड़ी चट्टान थी ही नहीं। नंबर 2, कैलाशनाथ में 98 फीट नीचे एक साथ खोदा गया। इनकी तुलना एक ही कारण से की जा सकती है, दोनों आग्नेय चट्टानों से बने हुए हैं और कठिन आर्किटेक्चर के उदाहरण हैं। एक्सपर्ट्स ने मंदिर के प्लान को जांचकर ये पता लगाया कि शिल्पकारों ने सबसे पहले चट्टान के 2 तरफ 300 फुट गहरी और पीछे की तरफ 175 फुट गहरी खाई खोदी, जिससे उन्हें चट्टान पर काम करने के लिए काफी जगह मिल गई। और फिर चट्टान को तराशने का काम शुरू हुआ। जब मंदिर का ऊपरी भाग पूरा हुआ, तब उन खाइयों को और गहरा खोदकर दूसरे लेवल का काम शुरू किया गया और उसके बाद खाइयों को और ज्यादा गहरा खोदकर बाकी का मंदिर भी पूरा किया गया। नीचे उतरने से पहले ऊपर की हर चट्टान के भाग को बारीकी से तराशा गया और पॉलिश किया गया, ताकि वापस ऊपर काम करने के लिए बांस की मचान न बनानी पड़े। मुझे लगता है कि चुनौती सिर्फ ये नहीं थी कि इतनी बड़ी चट्टान को काटकर एक मंदिर की शक्ल देनी थी, एक ये चुनौती भी कम नहीं थी कि पत्थर को तराश कर जो मलबा निकल रहा है उस मलबे को बाहर कैसे पहुंचाया जाए। वो भी उतनी ही कमरतोड़ मेहनत का काम था, क्योंकि जगह आपको खाली रखनी थी, कारीगर काम करें और वो जगह बने जिसमें आप मंदिर को उभार कर उकेर कर सामने ला सकें। तो मुझे लगता है कई लाख टन चट्टान का चूरा यहाँ से ले जाया गया और उसकी कीमत आज के मजदूरी के हिसाब से आंकना असंभव है। मगर ऊपर से नीचे मंदिर बनाने का ये तरीका क्यों अपनाया गया? स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा कृष्ण प्रथम की रानी ने उनके सामने ये शर्त रख दी थी कि वो तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगी जब तक वो इस मंदिर के विमान को ना देख ले। ये संभव है कि किसी रानी ने कहा हो जिसके पति ने मंदिर बनवाया हो कि मैं पहले शिखर देखना चाहती हूँ, तो उसको खुश करने के लिए पहले शिखर बना दिया गया हो। मगर जहाँ तक स्थापत्य कला का सवाल है, मेरे ख्याल में एक सुनियोजित योजना के अनुसार सिमल्टेनियसली समानांतर काम हुए होंगे।
क्योंकि कहीं से बाहर से मूर्ति बनाकर तो स्थापित करनी नहीं थी, तो कुछ लोग पहले दीवार तैयार कर रहे होंगे, चट्टान को दीवार की शक्ल दे रहे होंगे और फिर कारीगर आकर उसमें स्तंभ, खिड़की, गवाक्ष, दरवाजे बना रहे होंगे। ऐसे ही ऊपर से नीचे खुदा है इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जो एक डबल स्टोरीड गोपुरा की तरह है। इस द्वार के एक तरफ है भगवान विष्णु और दूसरी तरफ भगवान शिव के प्रतिरूप तराशे गए हैं। कैलाशनाथ मंदिर का नक्शा 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। प्रवेश द्वार, नंदी मंडप, मंदिर का मुख्य ढांचा और मंदिर के चारों तरफ स्तंभ यानी पिलर्स वाली गुफाएं। अगर इन चारों भागों को एक साथ देखें तो समझ आता है कि ये पूरा आकार एक रथ जैसा है। प्रवेश द्वार रथ के योग की तरह है और गोपुरा और नंदी मंडप के बीच का हिस्सा एक्सल रॉड जैसे लगते हैं। नंदी मंडप ने सारथी की जगह ले रखी है और मुख्य मंदिर भगवान की गद्दी है और पहियों की जगह ले रखी है 152 गजराजों ने। मतलब देखने वाले को हैरान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा गया। ये आपकी एक चट्टान थी पूरी। यहाँ के स्थानीय एएसआई गाइड एकनाथ साल्वे हमें दिखाते हैं कि इन पत्थरों को किस तरह काटा और तराशा गया था। यहाँ पर देखिए, उस जमाने के कलाकार हाथ में छन्नी तो लेकर ऊपर से काटा है, इसलिए चिजल्स के ट्रेडमार्क आपके सामने एक सीधे दिखा दे रहे हैं। अच्छा, तो ये उस वक्त के कंस्ट्रक्शन के मार्क्स हैं। यस यस। हाथों में सिर्फ एक छेनी लिए इन शिल्पकारों ने नकाशियों में जैसे जान डाल दी। नंदी मंडप के पास मौजूद इन फ्लैग बेयरिंग पिलर्स की नकाशी को ही देखिए। इन पे कभी राष्ट्रकूट के झंडे शान से लहराते रहे होंगे। इस मंदिर की सबसे आकर्षक बात यह है कि यहाँ भिन्न प्रकार की वास्तुकलाएं एक साथ नजर आती हैं। जैसे कि इस 3 मंजिली विमान पर नंदी की प्रतिमा के साथ साथ पशु पक्षी, देवी देवता, फूल पौधे सबकी कृतियां बनाई गई हैं और इसके सामने की छत पर ये 4 सींग दहाड़ते दिखते हैं, मानो ये मंदिर की रखवाली कर रहे हों। पर इन नकाशियों में सिर्फ खूबसूरत आकार ही देखने को नहीं मिलते, बल्कि कई प्राचीन कथाओं को दर्शाती हैं ये शिल्प कृतियां। कि यहाँ इतने रोचक स्थापत्य हैं कि हर एक की अपनी कहानी है। मंदिर के किसी एक कोने में रावण की एक शक्ल है जो हिला रहा है कैलाश पर्वत को कि शिव उसकी तपस्या की तरफ ध्यान दें, और शिव कैलाश मंदिर में द्यूत क्रीड़ा कर रहे हैं पार्वती के साथ, और एक तरफ रावण की तपस्या है और वो कैलाश जो है वो शिव का वास है। तो यदि आप देखें तो कई कैलाश मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, मगर भव्यतम जो कैलाश है, जो लगभग हिमालय के ऊंचे शिखर की याद दिलाता है, जो गगनचुंबी हो, वो यही मंदिर है। ये मंदिर जितना खूबसूरत बाहर से दिखता है, उतना ही खूबसूरत ये अंदर से भी है। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही सबसे पहले हमारे सामने आता है नंदी मंडप, जहां नंदी की एक निर्मल प्रतिमा स्थित है। नंदी मंडप से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं मुख्य मंडप में, जिसकी छत पर नटराज अपनी प्रसिद्ध नृत्य मुद्रा में पाए जाते हैं। शिव जी का तांडव नृत्य, ये ऊपर बनाना कितना मुश्किल काम है। ये मूर्ति इस तरह बनाई है जैसे वो आपकी ओर देख रही है। मतलब कारीगर ने किसी मचान पर उल्टे लेटकर इसे बनाया होगा। उसी के अंदर पानी डालकर सूरज के रोशनी सिल्वर के पत्थर पर लेकर रिफ्लेक्शन करते थे, यहाँ उजाला बनता था। फिर कलाकारों ने उल्टा सोकर उस मूर्ति को तराशा। पर उल्टा लेटकर मतलब ऊपर से जब पत्थर में आप कार्विंग करते हो तो धूल, मिट्टी, पत्थर आंख में नहीं जाते होंगे? उल्टा काम करते पत्थर के कारण आंख में कितनी लिए, कोई अनुमान, कोई अंदाज हम नहीं बता सकते हैं।
थोड़े आगे बढ़ते ही हम विमान के नीचे बने इस विशाल शिवलिंग को पाते हैं, जिसके बिना ये मंदिर ना कहलाता। इस मंदिर के निर्माण और नक्काशी में हर छोटी और बड़ी डिटेल का ख्याल रखा गया है। आज इतनी तकनीकी तरक्की के बाद भी ऐसी उपलब्धियां मुश्किल होंगी। ये सोचकर इन कलाकारों के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। आप आश्चर्य करिए कि ये कैलाशनाथ मंदिर आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना इसके पड़ोस में अजंता और एलोरा की गुफाएं, जहाँ की चित्रकारी सारे संसार को प्रभावित करती है, विस्मित रखती है और मशहूर है। और कई लोग कहते हैं कि ऐसा दूसरा मंदिर फिर न भूतो न भविष्यति बनाया ही नहीं जा सका। आज के दोनों मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स महाबलीपुरम और कैलाशनाथ टेम्पल इस बात के गवाह हैं कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे आगे थे। हम तो प्रकृति की तस्वीर बना सकते हैं, पर उन्होंने तो प्रकृति में ही तस्वीर बना दी। ये थी प्राचीन भारत के विज्ञान और ज्ञान की दो बेमिसाल संरचनाएं। सफर जारी रहेगा नई संरचना की खोज के साथ।